नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 7-8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो एक तरफ जहां चीन जम्मू कश्मीर की सक्षाम घाटी पर अपना दावा ठोक रहा है, वहीं दूसरी तरफ संघ और बीजेपी के नेता अलग अलग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। ये रिश्ता आखिर क्या कहलाता है? मान लीजिए राहुल गांधी मिल रहे होते इस समय, तो क्या कहा जाता राहुल गांधी के लिए कि वो चीन के एजेंट हैं, चाइनीज गांधी है। सक्षाम घाटी पर देखिए, चीन अपना दावा कर रहा है। चीन कह रहा है कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसके तहत वो उस घाटी पर भी काम कर रहा है और निर्माण कार्य शुरू कर दिए हैं, ये देश विरोधी कदम है चीन का। और ऐसे समय में चीन के नेताओं से मिल रहे हैं राहुल गांधी और एक तरह से चीन को शाबाशी दे रहे हैं। कितने बड़े देशद्रोही हैं राहुल गांधी, ये सब कहता बीजेपी के आईटी सेल से लेकर तमाम लोग पहले भी कहते रहे हैं। लेकिन अब जब चीन का प्रतिनिधिमंडल मिलता है बीजेपी के नेताओं से, बीजेपी के मुख्यालय में केशव कुंज जाकर वो दत्तात्रेय होसबोले से मिलता है, तो क्या कहा जाता है? ये रूटीन मुलाकात है। 2019 से पहले मिलते थे, 2019 के बाद मिलने का सिलसिला खत्म हो गया था। संघ का प्रतिनिधिमंडल चीन जा चुका है, बीजेपी के लोग चीन जा चुके हैं, गडकरी इस तरह का प्रतिनिधिमंडल लेकर जा चुके हैं। अब वहां का कोई प्रतिनिधिमंडल आ गया और दोनों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन और भारतीय जनता पार्टी के बीच में संबंधों को एक दूसरे को समझने की इच्छा है, एक दूसरे से संबंध और प्रगाढ़ करने की इच्छा है। तो इसमें क्या बुरा है? ये तो देशहित का काम है। अगर देशहित का काम है, आखिर आप मुलाकात किए तो देश के विरोधी तत्वों से तो आप मिलेंगे नहीं, और जो भी मिलेंगे देशहित के लिए ही करेंगे। तो जो सक्षाम घाटी पर जो चीन अपना दावा ठोक रहा है, क्या चीन के प्रतिनिधिमंडल से भारत के बीजेपी के नेताओं ने ये बात रखी, ये पक्ष रखा? केशव कुंज में जब दत्तात्रेय होसबोले से मिले चीनी प्रतिनिधिमंडल के नेता, तो क्या दत्तात्रेय होसबोले ने ये बात रखी? क्या ये कहा कि आपने गलवान घाटी में भारत के 22 जवानों को शहीद किया, लद्दाख में आप उपद्रव करते रहते हैं, अक्साई चिन के 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर आपने अवैध रूप से कब्जा जमा रखा है, भारत का अभिन्न प्रांत है अरुणाचल प्रदेश, और वहां आप दावा ठोकते रहते हैं, ये गलत बात है। आप अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत कहते हैं और तवांग को दक्षिणी तिब्बत की गर्मियों की राजधानी कहते हैं। भारतीय मूल की एक महिला अरुणाचल प्रदेश का इसमें जो मूल रूप से पैदा हुई और भारत की पासपोर्टधारी वाया चीन जापान जाती है, तो चीन के एयरपोर्ट पर आप रोक लेते हैं और उससे मजाक करते हैं और कहते हैं यहां ये भारत का पासपोर्ट नहीं चलेगा, भारत का वीजा नहीं चलेगा, चीन का एक अलग पासपोर्ट बनाओ, अलग वीजा होगा अरुणाचल प्रदेश का। क्या भारत के प्रतिनिधिमंडल ने चीन के प्रतिनिधिमंडल से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने पाकिस्तान को हर तरह की मदद दी, मिसाइलें दी, 5th जनरेशन के हवाई जहाज, लड़ाकू जहाज दिए, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दिया, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, रियल टाइम इंटेलिजेंस सूचनाएं शेयर की? यह आपने गलत किया, आपको नहीं करना चाहिए। जब तक आप ये करेंगे तब तक आपके साथ हम संबंध क्यों संबंध और ज्यादा सुधारने की कोशिश करें? क्या ये बातें कही गई? कांग्रेस के पवन खेड़ा यही सवाल उठा रहे हैं, कुछ बुद्धिजीवी भी यही सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी एक बार मिल लिए थे तो हंगामा हो गया था। तब कहा गया कि राजीव गांधी ट्रस्ट को एफसीआरए का उसका लाइसेंस भी शायद कैंसिल कर दिया गया कि चीन से आर्थिक मदद मिलती रही है। लेकिन विवेकानंद फाउंडेशन कौन चलाता है? उसको कितनी मदद चीन से मिलती है? विदेश मंत्री के बेटे जिस एनजीओ में है, उसको चीन से कितनी मदद मिलती है?
ये सवाल जब कांग्रेस पूछती है तो बीजेपी की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। आज भी बीजेपी की तरफ से यही कहा गया, उनके पत्रकारों ने पवन खेड़ा के सामने ये सवाल उठाया कि साहब सलमान खुर्शीद भी तो मिले हैं। तो पवन खेड़ा ने कहा सलमान खुर्शीद तो भारत सरकार की इजाजत लेकर मिले हैं और मुलाकात में कोई दिक्कत नहीं है। हम तो विपक्ष में हैं, आप तो सत्ता पक्ष में हैं, आप तो सत्ता पक्ष के हिस्से हैं और आप अगर चीन के प्रतिनिधि मंडल से मिलते हैं तो भारत को जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश, भारत को जो बदनाम करने की कोशिश, भारत की जमीन पर दावा ठोकने की कोशिश चीन लगातार करता रहा है, उस पर रोक लगाने की दिशा में भी तो कोई काम होना चाहिए। कुल मिलाकर लगता है कि भारत चीन से संबंध और ज्यादा सुधारना चाहता है, तभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को थोड़ा और आसान किया गया है। जो मानसरोवर की यात्रा शुरू की गई वो भी चीन की शर्तों को मानते हुए शुरू की गई। पवन खेड़ा ने भी इस तरह की बात कही। भारत और चीन के बीच में और ज्यादा सीधी फ्लाइट शुरू की गई जिससे चीन के जो इंजीनियर्स हैं उनको ही फायदा होगा। अब भारत और चीन के बीच में $125 बिलियन का आपस में व्यापार होता है। भारत चीन को सिर्फ 18 या 20 बिलियन डॉलर का सामान बेचता है और वहां से $105 बिलियन का सामान भारत आयात करता है। यानी कुल मिलाकर चीन $1 ट्रिलियन भारत से हर साल कमा कर ले जाता है। और हम क्या कहते हैं, झालरें मत खरीदो, छोटी आंख वाले गणेश जी मत खरीदो, दिवाली के मौके पर लक्ष्मी जी की मूर्तियां मत खरीदो और टिकटॉक को बैन कर देते हैं। कुछ इस तरह के कॉस्मेटिक कदम उठाते हैं। लेकिन भारत अपनी तरफ से मजबूत हो, भारत को, जैसे अभी मैं हमारे दोस्त है शंकर अय्यर, अर्थशास्त्र के पत्रकार हैं, वो एक किस्सा बता रहे थे कि एक भारतीय उद्योगपति मिला उनसे और कहा कि मैं नया उद्योग हिंदुस्तान में शुरू करना चाहता हूं, लेकिन ऐसी क्या चीज बनाऊं जो चीन में नहीं बनती हो, और ऐसी कौन सी चीज बनाऊं जिसको मैं चीन से सस्ते दाम पर भारत में बेच सकूं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी हकीकत है जो बताती है कि किस दिशा में काम करना चाहिए और किस दिशा में काम होता हुआ दिख रहा है। चलते चलते आपको बता दूं कि ट्रंप ने उन देशों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है जो ईरान से आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद व्यापार कर रहे हैं। इसमें भारत देश भी शामिल है। तो इस तरह भारत पर 75% का टैरिफ हो जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। और चाबहार पोर्ट है जिसके जरिए भारत सेंट्रल एशिया में, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, जो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान वगैरह देश हैं, वहां तक अपना व्यापारिक सामान भेजता था, वहां से सामान मंगाता था, उस पर एक भारी रोक लग जाएगी। ये भारत के लिए एक और बहुत बड़ा झटका है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।